राज्य के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल लगातार जो है सो नित नए कीर्तिमान को स्थापित करने का काम कर रहा है। ऐसे में जो डिलीवरी केस में जटिल समस्याएं होती उसको लेकर भी 2 सफल ऑपरेशन करने का काम किया, जिसके बारे में आज एक प्रेस वार्ता कर रखा गया था, जिसमें जानकारी दी गई कि किस तरह से गर्भवती होने के बाद अपने शरीर का ख्याल रखें और किस तरह से जो बीमारियां होती है उसको लेकर जो छोटे-छोटे क्लिनिक और अस्पताल जो मरीज चले जाते हैं वहाँ ना जाए, बल्कि एक प्रतिष्ठित अस्पताल के पास ही जाकर इलाज कराना चाहिए, जहाँ पर हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध होती है, ब्लड बैंक होता है और ऐसी सुविधाओं के साथ अगर मरीज का इलाज होता है, तो ज़्यादा सक्सेसफुल रेट से उसका काम होता है और वो मरीज जो है सो स्वस्थ जच्चा बच्चा स्वस्थ रहता है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। पाठक है। मैं पारस हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड गायनेक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। सो अभी जैसा सर ने बताया, डिलीवरी सिर्फ एक फीमेल का एक एक्सपीरियंस नहीं होता, इंटायर फैमिली की एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है जो लाइफ टाइम हम याद रखते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट केस की हम पहले बात करते हैं जो हमने डील किया है, सो इट वाज अ केस ऑफ प्लासेंटा परपेटा। मैं थोड़ा सा पहले केस के बारे में बताती हूँ कि प्लासेंटा क्या होता है। प्लासेंटा को हम गर्भनाल कहते हैं हिंदी में, और प्लासेंटा से ही बच्चे को पोषण एंड ऑक्सीजन सब कुछ मिलता है। प्लासेंटा अक्रीटा में क्या होता है, प्लासेंटा यूट्रस दैट इज बच्चेदानी के अंदर में इन्वेट करने लगता है, एंड इसी का 1 डिग्री ऊपर होता है जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा परक्रीटा, जिसमें कि वो बाकी ऑर्गन्स जो हमारे पेट के बाकी ऑर्गन्स हैं, स्पेशली यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली में प्लासेंटा इन्वेट करता है। सो ऑब्स्टेट्रिक्स का ये सबसे हाई रिस्क कंडीशन माना जाता है। अराउंड 1 in 4,000 फीमेल को प्लासेंटा अक्रीटा या परक्रीटा होता है, एंड इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जब पहले अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, मल्टीपल अबॉर्शन हुआ हो, या प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन बहुत अच्छे से ना किया गया हो, वैसे केस में प्लासेंटा अक्रीटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने जो रिसेंटली केस देखा, सो हमने डील किया है, वी हैड 2 केस ऑफ प्लासेंटा अक्रीटा, एंड दोनों पेशेंट वी गॉट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months। सो दोनों ही प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शंस थे एंड मल्टीपल सेंटर्स से रिजेक्ट कर दिया था। एंड एक पेशेंट तो मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, कहीं अपने ही 80-90 किलोमीटर की दूरी से थे, जहाँ पे कि कुछ नर्सिंग होम ने ऑफर भी दिया था कि बहुत ही छोटे अमाउंट में कि हम कर देंगे, अराउंड 20,000-30,000 में बोला कि हम आपका कर देंगे। बट आई थिंक पेशेंट ने अपने बुद्धिमानी का सूझबूझ का इस्तेमाल करके डिसाइड किया कि जहाँ कुछ सेंटर्स ठुकरा रहे हैं कि इसको कोई ऑफर दे रहा है कि कम पे कर देंगे, सो पेशेंट केम टू अस एंड शोज अस, सारे रिव्यूज एंड ऑल देखकर पेशेंट आए थे, एंड हमने पेशेंट को समझाया कि ये एक हाई रिस्क कंडीशन होता है जो कि माँ और बच्चे दोनों की जान को बहुत जोखिमपूर्ण होता है इसमें। एंड इस कंडीशन में स्पेशली डेथ ऑन टेबल तक का एक हाई रिस्क बॉन्ड लिया जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड इतना ज़्यादा लॉस होता है, इतना हेमरेज का रिस्क होता है। सो हमने पेशेंट को सब कुछ समझाकर ये केस स्टार्ट किया था। एंड दूसरा, इस केस के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये केसेस जो हैं सिर्फ सर्जन के बहुत स्किल्ड होने से सिर्फ नहीं हो सकता है, इसके लिए वी नीड अ वेरी गुड बैकअप, जो कि हमको पारस हॉस्पिटल में यहाँ पे मिला। लाइक सर्जरी के साथ हमको इसमें मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगते हैं। मल्टीपल मीन्स आप सोच भी नहीं सकते कितना ये हो सकता है, जरूरत पड़ने पे 8-10 यूनिट से ज़्यादा भी पड़ सकता है। सो हमने जब ये केस स्टार्ट किया, पेशेंट को तो सब कुछ काउंसलिंग करा हुआ था, देन वी स्टार्टेड, हमने सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी करा, जिसमें कि बच्चे के बच्चेदानी को निकाला जाता है एंड बच्चा एकदम ही सुरक्षित डिलीवर करा। एंड उसके बाद इवन क्योंकि ब्लैडर इन्वेडेड था, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट केस, तो हमने पार्शियल सिस्टेक्टमी भी किया, जिसमें ब्लैडर के कुछ हिस्से को निकाल दिया जाता है, एंड साथ में जो आज के ब्लैडर के जो सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स होते हैं यूट्रस के, उनको भी लाइगेट किया जाता है। सो ये सब काफ़ी स्किल्ड सर्जरी एंड हाई लेवल सर्जरीज में आते हैं, एंड इसके लिए वी नीड अ वेरी गुड बैकअप। एंड इसके आफ्टर दिस सर्जरी, यहाँ पे कहानी सिर्फ खत्म नहीं होती, पेशेंट को मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले से इतना तैयारी होने के बावजूद लगता है। इनफैक्ट हमारे एक केस में तो हमको 6 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ा, बट पेशेंट इज डूइंग वेल। एंड हमारा ब्लड बैंक वाले से भी बात हुई, दे सेड आपको जितना चाहिए लगेगा। सो एक मेरा कहने का ये तात्पर्य कि एक बड़े सेटअप में ही हमको मल्टीपल ब्लड मिल सकता है, सर्जरी प्रोलॉन्ग हो सकती है। सो वी नीड अ वेरी गुड आईसीयू बैकअप एंड वेरी स्किल्ड एनेस्थेटिस्ट टीम, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। एंड आई थिंक ये बैकअप के ही कारण स्पेशली एंड इवन सर एंड सबका सपोर्ट था कि जो लगेगा वी ऑल विल टेक दिस सर्जरी। सो बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड बैकअप हम लोग ये सर्जरी को करने का भी कुछ देर, बिकॉज वी नो कि ऐसा सर्जरी आप डायरेक्टली हाँ नहीं कह सकते,
बिना बैकअप के you can't say yes to the surgery. And then we proceeded and surgery went very nice. Patient, in fact, we discharged the patient within a span of 5 days. मदर और बेबी दोनों हेल्दी घर में हैं. दैट्स इट. सो मेरे कहने का बस मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी लोग जिनको भी प्लासेंटा, अक्रीटा या कोई हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन है, सो आई रिक्वेस्ट कि छोटे जगह पे या थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में कहीं पे भी जाके सर्जरी ना कराएं. एंड वी शुड एक्चुअली गो टू अ गुड हॉस्पिटल जहाँ पे कि प्रॉपर टीम और बैकअप लगता है. एंड इस केस में अगर हमको जरूरत पड़ता तो वी हैड अ वेरी गुड बैकअप ऑफ मल्टीपल सर्जन्स, क्योंकि सारे ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, सारे डॉक्टर्स 9 10 to 5 प्रॉपर रहते हैं एंड सारे डॉक्टर्स हैं. सो इफ रिक्वायर्ड वी कैन कॉल मल्टीपल हेल्प्स. इसलिए ऐसे छोटे सेंटर्स पे ऐसे सर्जरीज को बिल्कुल ना लिया जाए. ये पेशेंट के हित में भी होता है. एंड जैसा बोला मैंने स्टार्टिंग में ही, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा जर्नी होता है और इस कंडीशन में जहाँ माँ और बच्चे दोनों के बचने का चांसेस मिनिमल रहता है, वहाँ पेशेंट को भी बहुत रहता है कि मैं बचूंगी कि नहीं, पहले वाले बच्चे को कौन देख रेख करेंगे. सो वी नीड अ वेरी गुड सपोर्ट एंड इवन साइकेट्रिस्ट एंड एवरीबडी इज नीडेड इन दिस. यहाँ पे आप देखिएगा तो हर घर में अधिकतर लोग का जन्म इधर ही हुआ है, या उनके बेटे का जन्म हुआ है, उनके फादर का जन्म हुआ है. ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मतलब जो मदर एंड चाइल्ड यूनिट की तरह से ये जो एचईसी का अस्पताल था बहुत फेमस भी था और अच्छा काम किया. तो जब हम लोगों ने इस अस्पताल को टेकअप किया, रेनोवेट करके चालू किया, तो हमारे मन में भी ये था कि इस अस्पताल की जो लिगेसी है ये मदर एंड चाइल्ड का, इसको हम बरकरार रखेंगे ताकि जो ऐतिहासिक तरीके से जो इसमें जो इन लोगों ने काम किया है उसको हम और आगे बढ़ाएं. तो उसी क्रम में हम लोगों ने करीबन आज से 2 पहले जो मदर एक अलग ही विंग है अस्पताल के अंदर, जो कि सिर्फ जो डिलीवरीज और जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं उनको रखने के लिए एक अलग से एरिया बना है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिलीवरी के पेशेंट्स आते हैं वो बीमार नहीं होते हैं, वो इलाज कराने नहीं आते. ये एक खुशी का क्षण होता है जिसमें वो लोग अस्पताल में आके डिलीवरी कराते हैं, और वो जब नॉर्मल पेशेंट के साथ मिलते हैं तो एक उनको मन में थोड़ी-सी तकलीफ या कंफर्टेबल नहीं फील करते. तो उसी लिए हम लोगों ने ये ब्लिस एक एरिया अलग से बनाया ताकि जो डिलीवरी के पेशेंट्स हैं वो एक अलग एरिया में रह के अपने आप को मतलब थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस फील कर सके हॉस्पिटल. तो इस डिपार्टमेंट को हम शुरुआत से ही ग्रो धीरे-धीरे करते आ रहे हैं. आज के डेट में ये डिपार्टमेंट काफ़ी फुल फ्लेजेड चालू है, जिसमें से हमारे पास 3 गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे पास 2 पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं, जिसमें एक नियोनेटोलॉजिस्ट भी है. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मदर एंड चाइल्ड यूनिट के लिए जो चीज़ चाहिए, इंक्लूडिंग एक नियोनेटल आईसीयू लेवल 3 का, ये सभी चीज़ अवेलेबल है हमारे. तो हम इस फैसिलिटी को एक प्लेटफॉर्म बना के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को यूज करते हुए हम कोशिश करते हैं जो केसेस हाई रिस्क केसेस हैं डिलीवरीज के, जो अमूमन छोटे अस्पताल नहीं कर पाते हैं, वो रेफर हो जाते हैं इधर उधर, तो उन केसेस को भी हम टेकअप करके पेशेंट्स का इलाज करते हैं. This is actually I'm talking about placenta percreta जिसमें ब्लैडर इनबिल्ट है. अगर अक्रीटा होता तो मे बी हम कंजर्वेटिव सर्जरी पे भी जाते हैं जिसमें कि आप प्लासेंटा एंड यूट्रस दोनों को अंदर छोड़ा जाता है एंड माँ का यूट्रस भी बचाया जा सकता है. बट दिस केस वाज नॉट टू बी लेफ्ट, मतलब अगर हम यूट्रस छोड़ते तो माँ का जान चली जाती. इस केस में क्या मतलब मुख्य वजह से मतलब सिचुएशंस से जो पेशेंट डील कर रहे थे, क्या आपको पता चल पाया कि इनको ऐसा प्रॉब्लम? So इनका एग्जैक्ट रीजन इज ओनली द प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन. इनका एक ही हिस्ट्री था, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, और कोई हाई रिस्क नहीं था. बाकी न्यूट्रिशन तो हमारे एरिया में जो भी हमारे बेल्ट से आते हैं तो थोड़ा न्यूट्रिशन तो सबका पुअर ही रहता है. पोस्ट ऑपरेटिव इसमें प्रिकॉशंस के लिए क्या करना चाहिए? इस केस में पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशन तो बहुत लंबा लगता है. दैट इज की प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट कहते हैं. बेड रेस्ट इज नॉट कंप्लीट बेड रिटन. मोबिलाइज तो हम प्लेसेंटा अक्रीटा वाले पेशेंट्स को भी डे 2 से मोबिलाइज, मतलब एक बार पेशेंट आईसीयू से बाहर आ जाते हैं देन वी मोबिलाइज, पेशेंट का चलना फिरना चालू हो जाता है. एंड बट देन टू वी टेल देम टू बी ऑन रेस्ट. रेस्ट इज ऑफ अराउंड 15 days एंड भारी काम करने का अराउंड 2 months वी टेल देम, एंड इवन नो इंटीमेसी फॉर 2 months.
हम एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने कहा कि स्टेट में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी क्या अवेयरनेस की कमी है इसको लेकर, प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जा सकता है? एक्चुअली अवेयरनेस की भी कमी है एंड देन फैमिली प्लानिंग की भी कमी है। बहुत कम एज पे मल्टीपल सिजेरियन सेक्शंस होना एक बहुत बड़ा हाई रिस्क है एंड दो डिलीवरी के बीच का एज गैप बहुत मैटर करता है। ये जो दोनों केसेस मैंने आपको बताया, एज तो कम था एंड दोनों के पहले बच्चे वर ऑफ अराउंड 2 to 1.5 ईयर ओल्ड। सो बहुत जल्दी होने में हमारा यूट्रस जो है वो जल्दी रीजनरेट नहीं हो पाता, इट नीड्स सम टाइम टू रिकवर।